हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अरुण कुमार पिहवाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बेहतर होंगे। और आप जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हमारा 150 क्वेश्चन सीरीज का डे 10 यानी कि लास्ट डे है। तो आज आपके ये सेशन कंप्लीट होने के बाद 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 150 क्वेश्चंस। ये सभी 150 क्वेश्चंस हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे किए हैं, अलग अलग चैप्टर से मिक्स करके किए हैं, और जिससे कि आपका रिवीजन, एक क्विक रिवीजन हो सके और आप क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर सके। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन सीरीज के बारे में। ये क्वेश्चन सीरीज ही हमने इसलिए स्टार्ट की थी कि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके और आप क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना है और बेसिकली उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या उसको करने की शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सभी जान सकें इजीली। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव था। इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे हम आज। उससे पहले, अब चूंकि ये लास्ट डे है तो थोड़ा सा टाइम लेके हमें अभी तक जो चीजें की है उसको समराइज करते हुए हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि जेईई मेंस 2025 की नोटिफिकेशंस आ चुकी है शेड्यूल के लेकर। आपने देखा होगा 22, 23, फिर बीच में गैप भी आया एक 25, 26, 27। तो अब जिनका 28 को है वो अब खौफ में जिएंगे। क्यों खौफ में जिएंगे? अगर मान लो 22, 23 का इजी पेपर आया तो वो बहुत ज्यादा खौफ में होंगे कि अब हमारा हार्ड आएगा, या अगर वो पहले ही हार्ड आ गया तो फिर तो वो और ज्यादा खौफ में होंगे कि अब हमारे टाइम पे क्या लेवल रहेगा। हो सकता है लेवल और ऊपर चला जाए, हो सकता है लेवल मॉडरेट रहे। तो वो सारी चीजें भी आपके मन में होगी। ठीक है ना। एक्साइटमेंट भी होती है एक, क्योंकि एक्साइटमेंट अपने साथ में नेगेटिव वैल्यूज भी लेकर आती है। कई बार आपके मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही आ जाते होंगे। मुझे ये चीज पता है क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजरा हूं। मैं भी जेईई मेंस, जेईई एडवांस दे चुका हूं, क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मैं ये सारी चीजों को अच्छे से जानता हूं। ठीक है ना। मैंने भी अपने 18-19 में ये सारी चीजें फील की है जो अभी आप कर रहे होंगे, और जो भी पहली बार दे रहे होंगे उनके लिए तो सब कुछ ही नहीं आया है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे उनके लिए बहुत ही नई चीज है ये। जो कम से कम 2 बार 3 बार दे चुके हैं, क्योंकि जिसने पिछले साल भी ट्राई किया होगा उसने भी 2 बार दिए होंगे अटेम्प्ट। ठीक है ना, जेईई का। लेकिन जो फर्स्ट टाइम देगा उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है चीजें। उसके लिए डिफिकल्ट इसलिए भी होती है कि उसको पता नहीं होता कि एग्जाम पैटर्न सब मालूम है, उसको क्या क्वेश्चंस आएंगे सब पता है, वो मॉक टेस्ट दे चुका होता है। बट वो जो फीलिंग होती है ना, जाके सेंटर पे जेईई मेंस एक बार देना, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है। और ये ही फीलिंग को फील करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, इन जनरल बोलूं तो आपको एक बार जाके जब आप देखोगे नहीं, जब तक आप एग्जाम लिखोगे नहीं, बाहर आओगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसी फीलिंग होती है। आप सिर्फ अपने दोस्तों से पूछकर या अपने सीनियर से पूछकर वो चीज को फील कर सकते हो, लेकिन आप महसूस, अंदर से महसूस तब करोगे जब आप खुद से वो चीज करोगे। कहते हैं ना, कहने, सुनने, समझने और करने में बहुत डिफरेंस है, वही वाली डिफरेंस आता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं जेईई के बारे में। ठीक है, आप सभी पढ़ तो रहे हो, आपने तैयारी पूरे साल की होगी, 2024 में आपने तैयारी में ही निकाल दिया। अब 2025 आ चुका है, 3 दिन हो भी चुके हैं, और कुछ 20 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट है। 20 भी क्यों, 18-19 दिन के बाद। तो लास्ट जो 2 वीक्स है, इसमें आपके अंदर जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो जाहिर सी बात है, मोटिवेशन होनी चाहिए। आप कोई भी काम बिना मोटिवेशन के तो करते नहीं हो। सिंपल सी बात है ना, आदमी काम क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। ठीक है ना, वो मोटिवेशन है, उसके लिए पैसा मोटिवेशन है। ठीक है, तो आपके लिए क्या मोटिवेशन है? जेईई क्लियर करने का मोटिवेशन क्या है? आपको चाहिए सीट किसमें? आईआईटीज में, एनआईटीज में, या अपने किसी भी ड्रीम कॉलेज में। हो सकता है आपका कुछ और ड्रीम कॉलेज हो। ठीक है ना, अभी बेसिकली हम आईआईटी लेके चलते हैं। अगर आपका ड्रीम कॉलेज आईआईटी है या एनआईटी है, जरूरी नहीं सबका आईआईटी हो, किसी किसी का एनआईटी भी हो सकता है। अभी हम बात जेईई की इसलिए कर रहे हैं। अब जेईई एंड्स होने के बाद जेईई एडवांस पे आप पहुंचोगे तो आईआईटी की बात करोगे, क्योंकि आप फिर श्योर एनआईटीएन तो बन चुके हो, या आप एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो ले ही चुके होगे। लेकिन उसके बाद आपका जो स्ट्रगल स्टार्ट होगा वो होगा आईआईटी में सीट पाने के लिए, क्योंकि आईआईटीएन का टैग अपने आप में बहुत बड़ा टैग होता है। ये चीज आपके साथ जिंदगी भर चलती है। ठीक है, आपके नाम के पीछे लग जाएगा आईआईटीएन। ठीक है ना, तो आपके नाम से पहले आईआईटीएन लगेगा, बहुत बड़ी चीज होती है वो अपने आप में। ठीक है, तो अगर आपका आईआईटी है तब आपको जेईई एडवांस क्लियर करना होगा। ठीक है,
ये सारी चीज आप जानते हो, मैं तो सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। एनआईटी चाहिए तो आपको जेईई मेंस में अच्छी रैंक लानी होगी, ठीक है, तो अब आपको जेईई मेंस हो गया। तो अभी हम जेईई मेंस तक की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जेईई मेंस का होने वाला है, सिंपल सी बात है ना। तो आपका जो टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा? जेईई मेंस, ठीक है। तो इन चीजों को आप इस तरीके से समराइज करो, एक सफर है, ठीक है, एक सफर है, आप एक रास्ते में जा रहे हो, एक मार्ग से जा रहे हो, ठीक है, मार्ग कहते हैं मतलब वो जो रास्ता है, ठीक है। तो जब आप एक सफर पे जा रहे हो तो जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है और रास्ता साफ है, तो आप सोचोगे कि साइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो, और अगर वो 50 किलोमीटर दूर हो फिर आप सोचोगे बाइक मिल जाए, स्कूटी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो 100 किलोमीटर जैसी हो जाएगा, आप सोचोगे अरे यार बस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इतनी दूर तक साइकिल या बाइक से तो जाया नहीं जा सकता है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आप फिर बस ढूंढते हो, और भी 1000 किलोमीटर हो जाए तो आप सोचते हो यार ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो और बढ़ जाए, वो हो जाए मान लो 2000 किलोमीटर दूर, विदेश जाना है, तो आप फिर एरोप्लेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, ठीक है। तो डिपेंड क्या कर रहा है, जितना लंबा सफर उतना बड़ा वाहन, ठीक है, साइकिल से बड़ा बाइक, बाइक से बड़ा कार, बस, ठीक है, ये सब इस टाइप से देखा है हमने, ठीक है। तो जितना बड़ा सफर उतना बड़ा वाहन, तो वाहन को आप मान लो मेहनत और सफर को मान लो आपका टारगेट। तो अगर आपका टारगेट है जेईई मेंस तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जेईई एडवांस है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। आपका सफर तय करता है कि आपका रास्ता कैसे होगा और आपका वाहन क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ड्रीम या आपका टारगेट डिसाइड करता है कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है। अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप कैसे मान सकते हो, आप कैसे सोच सकते हो कि आप आईआईटी में पहुंच जाओगे? कैसे सोच सकते हो? क्योंकि हो सकता है आप इंटेलिजेंट भी रहे हो, आपको लगा हो कि मैं तो स्मार्ट वर्क कर लूंगा, मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही, जो काम दूसरे लोग 4 घंटे में कर रहे हैं मैं 2 घंटे में कर लेता हूं। तो इस गलतफहमी में मत जीना, इस भ्रम में बिल्कुल मत जियो, क्योंकि अभी आप हो अपने घर के अंदर या फिर अपने कुछ 10-12 दोस्तों के साथ, तो उसमें क्या लगता है ना आपको कि मैं ही गॉड हूं, मतलब मैं ही सब कुछ हूं, इनको तो कुछ नहीं आता, मैं तो इनसे बहुत ज्यादा जानता हूं। बट आपको पता नहीं है कंपटीशन कितना ज्यादा है। 15 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, उन 15 लाख में से 15,000 तो ऐसे होंगे जिनका लेवल आपसे ऊपर होगा। तो आपका जो कंपटीशन है 15 लाख से नहीं 15,000 से है। मीन अगर आप जेईई एडवांस के लिए जा रहे हो और 15,000 रैंक लाना भी बहुत मुश्किल है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट नहीं होती है आईआईटीज में। ये मान के चलो आईआईटी में सीट्स लिमिटेड ही है, और अगर आपको अच्छा कोर्स चाहिए, अगर सीएस, आईटी, कोई और इलेक्ट्रिकल में, तो आपको और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस डिलेमा से बाहर आओ पहले तो, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, 10-12 घंटे में मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है, मिनिमम। अब इसमें क्लास को मत लगा लेना कि मैं 3 घंटे क्लास कर रहा हूं तो 8-9 घंटे पढ़ लिया बहुत है, नहीं, 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी की बात की है मैंने। और आपको अगर ज्यादा लगता है तो फिर आप आईआईटी का सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में इतनी देर पढ़ाई की है, मैं जानता हूं इट इज पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तभी मैंने बताया 10 से 12 घंटे पढ़ा जा सकता है। एक बार आप पढ़ के तो देखो, कोशिश तो करो, और फिर आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना वो बहुत अलग होगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो इजीली नहीं मिलती है, जो चीज सबके पास है। अगर आपको नॉर्मल लाइफ चाहिए, आपको अगर बीटेक ही करना है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से या किसी सिंपल छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉलेज से, स्टेट लेवल के जो होते हैं मतलब टेस्ट वगैरह, जैसे यूपी में यूपीटीयू है ना, डब्ल्यूबीजेई, हालांकि लेवल उनके भी बढ़े गए हैं अब, ठीक है, कंपटीशन वहां भी है, बट वो इसके मुकाबले, इसके कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो फिर, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज के लिए इंपॉर्टेंट मेहनत भी करनी पड़ती है। और दूसरी बात, अगर आपको आईआईटीएन बनना है ना तो पहले इसके काबिल बनो, पहले इसके काबिल बनना सीखो। इससे मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया है, 3 इडियट्स, आप सभी ने वो फिल्म देखी होगी, जिसमें 3 किरदार जो इंपॉर्टेंट किरदार थे, जिसमें से पर्सनली मेरा फेवरेट था राजू का, ठीक है, पहला कैरेक्टर था राजू, देन फरहान, देन रेंचो, ठीक है, जो आमिर खान ने किया था। तो राजू का कैरेक्टर जो था वो था बेचारा बिल्कुल ही मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास का कैरेक्टर था, जो बेचारा गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। फरहान का कैरेक्टर ऐसा था कि वो पेरेंटियल प्रेशर में दबा हुआ था और इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था, उसको करना पड़ा, ठीक है। रेंचो का कैरेक्टर इन दोनों से भिन्न था। रेंचो का कैरेक्टर था मुझे सिर्फ एजुकेशन चाहिए, मुझे रिजल्ट से मतलब ही नहीं है
है ना। तो ये चीजें देखो, तीनों अलग अलग टाइप के दोस्त थे, लेकिन उन तीनों में दोस्ती कितनी गहरी हुई। तो मैं वही कहता हूं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है ना। तो इन तीनों की जब दोस्ती हुई तो देखो तीनों में चेंज आया। राजू की जिंदगी बदल गई, फरहान की जिंदगी बदल गई, रेंचो ने तो अपनी जिंदगी अलग रख ही ली थी, ठीक है। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डायलॉग मुझे लगता था ना, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। एंड इट इज ट्रू, इट इज 100% ट्रू। अगर आप जेईई एडवांस के लिए मेहनत कर रहे हो और ये सोचे बिना मेहनत कर रहे हो कि मुझे IITian बनना है, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, अगर आप ये सोच के 10-12 घंटे मेहनत कर लो ना और एग्जाम दे आओ बिना किसी टेंशन के, 100% आपका जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग के ऊपर उसको बोझ नहीं बनाया। आपने कभी भी बोझ नहीं समझा कि मुझे IITian बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, IITian नहीं बनूंगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक और फिल्म थी छिछोरे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छा रोल किया था। उनके जो बेटे थे, उसने क्या किया था, IIT क्लियर ना होने पर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद जाके सुशांत अपनी पिछली बैक स्टोरी सुनाते हैं, तो वो एक अलग चीज थी, ठीक है। तो वैसा आपको नहीं करना है, अपने दिमाग पे इतना भी जोर नहीं दे देना है कि ये मेरी लाइफ है। तो लाइफ तो नहीं है। देखो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ एंड थर्ड इज करियर, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, बट हेल्थ से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, हेल्थ सबसे ऊपर आता है। तो हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सर्दी चल रही है तो अपना ध्यान रखो पूरी तरीके से, ज्यादा बाहर मत निकलो, बहुत जरूरी हो तभी जाओ। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग या स्कूल में हो, तो स्कूल और कोचिंग के अलावा अभी थोड़ा सा 20-25 दिन या फिर जब तक सर्दी चल रही है थोड़ा सा अपना आना जाना कम करो। तो हेल्थ को भी ध्यान दो, ठीक है। और दूसरा पढ़ाई, ठीक है, हेल्थ एंड देन स्टडीज। अभी आपके लिए वही है, क्योंकि अभी आप कमाने के सेक्टर में, कमाने वाली एज में पहुंचे नहीं हो, तो अभी आपके लिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हेल्थ के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो चलती रहेगी। जैसे अभी हम भी बहुत दिनों से आपके लिए नए नए सीरीज लेकर आ रहे हैं। पहले हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, उसके बाद हमने 10 डेज ये 150 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में भी आपने हमारे चैनल्स पे देखा होगा। तो ये सब चीजें आपके लिए है, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर यू स्टूडेंट्स, ठीक है। जो वेदांतिक का पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मैंने वेदांतिक के बारे में बहुत सारी चीज आपको बता दी है, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल एजुकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कम पैसों में करना, और क्वालिटी एजुकेशन तो कम पैसों में बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ब्रांड्स को, कि जहां पर फीस 1 लाख 1.5 लाख जा रही है, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही ये चीजें प्रोवाइड की है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप हमसे जुड़े ही हैं, आप हमारी YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। आप फ्री में आपको क्वेश्चन सीरीज और जो क्रैश कोर्स सीरीज है, और आगे भी बहुत सारे कंटेंट्स हम लेकर आएंगे, जैसे मॉक टेस्ट, मैराथन सीरीज, ये सब हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे YouTube से तो जरूर जुड़े रहें, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा आप कोर्स खरीदें, बट कम से कम आप हमारे YouTube से तो जुड़े रहें, ठीक है ना। रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहें, और या फिर जिसकी भी आपको वीडियोस देखनी है, किसी भी टीचर की, अगर कोई हमसे बेटर है तो जरूर आप उनकी देखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो आपको बेटर लगे, आप इधर उधर वीडियोस पे जाके टीचर्स के लिए उल्टा सीधा कभी मत लिखो। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी के लिए भी, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो हमेशा। टीचर्स जो है आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। टीचर्स आपको क्या दे रहे हैं, एजुकेशन, नॉलेज दे रहे हैं, और ये बहुत ही प्रीशियस चीज है। मैं आपको बता दूं, नॉलेज सबसे प्रीशियस चीज है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा अमीर वही है जिसके पास ज्ञान है। नॉलेज का ही सारा खेल रह गया है, ठीक है। तो ये था आज का ज्ञान, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया है। अब हमें थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 150 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। पहले क्वेश्चन से, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेंजोलामाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन बिकॉज। अब देखो बेंजोलामाइन आपको पता होगा, मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका बेंजोलामाइन होता है, और एनिलीन तो पता होगा, बेंजीन के ऊपर बस NH2 रिंग आ जाती है यहां पर, ठीक है।
ये हो गया आपका बेंजोइलामाइन, ये हो गया एनिलीन। अब इन दोनों में देखो ये पूछा है कि ये ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है, ये ज्यादा बेसिक होता है। बट क्यों होता है ये भी तो बताओ। तो देखो यहां पर n के ऊपर लोन पेयर होंगे, ठीक है, यहां पर भी n के ऊपर लोन पेयर होंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं लोन पेयर को, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होंगे ये क्या करेंगे, जहां पर ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो ये डायरेक्टली रेजोनेंस में आ जाएंगे, डायरेक्टली डीलोकलाइजेशन करेंगे। ये डायरेक्टली क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे यहां पर। बट इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है। ये किससे अटैच्ड है, एल्किल ग्रुप से। अब जब ये एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है तो यहां पर डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन रिंग से नहीं होगा, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। और आपको मैंने बताया था प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में जहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है, जहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना। दोनों चीज बता दी ना। तो इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो बेसिक कौन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम रखेगा किसके कंपैरिजन में, बेंजाइलामाइन के, ठीक है। तो बेंजाइलामाइन हमारा मोर बेसिक होगा ड्यू टू किसकी वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। और अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम कहां ज्यादा होगी, इस पे कि इस पे, तो आप बता सकते हो अब कि इस पे ज्यादा होगी क्योंकि एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन नहीं कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन कहां ज्यादा होगी, बेंजाइलामाइन पे, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 रीजन बता दिए। अब इन 3-4 रीजन को आप पढ़ लो इन ऑप्शंस में, उसी में आंसर लगाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इन बेंजाइलामाइन इज डीलोकलाइज्ड। बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको क्या बताया, डीलोकलाइजेशन डायरेक्ट कहां हो रहा है, एनिलीन पे हो रहा है, बेंजाइलामाइन पे तो नहीं हो रहा। सेकंड, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज डीलोकलाइज्ड, ये सही है। डीलोकलाइजेशन हो रही है, मैंने आपको बताया ना अभी, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस बन रहा है वहां पे। बेंजाइलामाइन हैज हायर मॉलिक्यूलर मास, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये कहना चाह रहे हैं कि एनिलीन में जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप, मतलब ये वाले जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि ये करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो लोन पेयर है ये डायरेक्टली डीलोकलाइजेशन दिखाएंगे, ठीक है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर ये वाली जो बात है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये वाली बात भी गलत हो गई। तो केवल एक ही ऑप्शन आपका सही आया, ये वाला डीलोकलाइजेशन वाला ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपको पढ़ना है कि क्या पूछा है, फिर उसमें एक एक चीज चेक करो। अगर आपने उसमें 3-4 पॉइंट्स बना लिए ना, मैं लिख के देता हूं, अगर इस टाइप का 4 ऑप्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर दोगे, या असर्शन टाइप भी कोई क्वेश्चन आ जाए, और इसमें मैंने रखे हैं असर्शन टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली मैंने आपको शायद बताया नहीं, आज मैं मोटिवेशन देने के चक्कर में भूल गया। आज हमने 2 चैप्टर रखे हैं, एक तो अमाइंस और दूसरा हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ठीक है। दोनों इजी चैप्टर है, बहुत बड़े नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अगर एक एक क्वेश्चन आता है तो इजी आता है, ये याद रखो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जो आज मैं आपको ये 15 क्वेश्चन कराऊंगा इसी में से वो 2 क्वेश्चन आए। फ्लोरिनेशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इज इजीली accomplished by treating a diazonium salt with HbF4. Which of the following conditions is correct about the reaction? अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, डाइजोनियम सोल्ट आपने सबने पढ़ा है, ठीक है, N2Cl, इसको N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी बोलते हैं, डायरेक्टली आप N2Cl भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दो HbF4 से, HbF4 से, ठीक है। उसके बाद बनाना क्या है, फ्लोरिनेशन कराना है, तो यानी मुझे फ्लोरोबेंजीन बनानी होगी। तो पहले तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को किससे रिएक्ट कराऊं कि मेरा फ्लोरोबेंजीन बन जाए। क्वेश्चन को पढ़ के समझना सीखो,
ठीक है, इतनी देर मैंने आपको हेड ये जो लाइन खींची है वो यही खींची है कि आप क्वेश्चन को समझ सके कि किस कंडीशन पे वो रिएक्शन होगी। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, आप ये देखो, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो Cl निगेटिव H पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और ये BF4 निगेटिव अलग, HCl बाहर कर दो तो क्या बनेगा N2BF4, ठीक है, N2BF4। अब इसकी रिएक्शन किससे कराऊं कि मेरा फ्लोरोबेंजीन बन जाए, ठीक है, किससे कराऊं कि मेरा फ्लोरोबेंजीन बन जाए। अब जल्दी से आप बता दो, देखो अब आपको रुकना नहीं चाहिए, अब आपको बताना चाहिए इसका आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर है। जब मुझे डायरेक्टली इसको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो जाहिर सी बात है मुझे हीट की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि मुझे -N2 और BF3 गायब करना है, तो मुझे हीट की जरूरत पड़ेगी। या फिर इसको छोड़ो, डायरेक्टली हीट भी करोगे तो फ्लोरोबेंजीन तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो फ्लोरोनेशन तो हो ही गया ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले तो आपको डाइजोनियम सोल्ट से किस तरीके से आपने N2BF4 में चेंज करा, HBF4 से रिएक्शन करा के HCl को बाहर कर दिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर कर दिया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसको फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, केवल सी ऑप्शन, ओनली हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट इन फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये याद रखने वाली कुछ रिएक्शंस होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर इसमें ऐसे नहीं है, इसमें कुछ रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी होगी अमाइंस में, ठीक है। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कैसे बनता है वो आप याद रख लेना थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सेकेंडरी अमाइन, यानी 2 डिग्री अमाइन हमें किस में से मिलेगा ये बताना है, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन कैसे बनाना है वो इस टाइप से होगा ना, देखो RNH2R, यहां से कोई ग्रुप हो, यहाँ इस टाइप का, मतलब जो 2 डिग्री अमाइन होगा वो किससे बनेगा। फर्स्ट इज एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल आप सबको पता होगा क्या होता है, RCN या CH3CN में कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसका रिडक्शन करवा दो, यही बोला है ना, किसका रिडक्शन कराने पे 2 डिग्री अमाइन आना है। अब देखो ये ऐसे होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है, सिंगल बॉन्ड में लाना है तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे। एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तोड़ते हैं तो 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2, जो कि क्या होता है 1 डिग्री, क्या होता है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन आपका इसके जैसा ही होता है, बस उल्टा हो जाएगा, RNC, ठीक है, RNC होता है। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका भी सेम रिडक्शन प्रोसेस देखो दोनों में सेम है। क्या होगा, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है ना, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता था, इसलिए एक ही हाइड्रोजन रखा है क्योंकि 2 बॉन्ड यहां से बन गए, ठीक है। अब देखो ये कौन सा वाला बना, R भी है CH3 भी है, ये 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका 2 डिग्री अमाइन होगा। बताओ ठीक है कि नहीं, 2 डिग्री अमाइन होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अमाइन। अब देखो प्राइमरी अमाइन का आप जानते हो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेकेंडरी का आप कराओगे, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड का, तो ये अपने आप ही 1 डिग्री अमाइन बना लेगा, ठीक है। तो इसमें 2 डिग्री अमाइन सिर्फ कार्बल अमाइन बनाएगा, ठीक है। नीचे के दोनों को आप चेक कर लेना, इसमें तो होगा ही नहीं रिडक्शन और इसमें 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। तो एक ही बनेगा बस कार्बाइल अमाइन का। समझ में आया। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या करना है, ट्रिक लगानी है, ठीक है। मैं आपको इजी ट्रिक, जो क्वेश्चन इजी ट्रिक से पॉसिबल होते हैं वो मैं आपको जरूर बताता हूं, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है आप एग्जाम में भूल जाते हो, तो उस केस में क्या लगाना है, कैसे करना है, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपको कैसे क्वेश्चन किया, क्या किया, आपका आंसर सही होना चाहिए। मेंस में यही ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब एक और बेसिसिटी का क्वेश्चन आ गया, ये वाले तो शायद अभी हमने किए, एनेलिन वाले, पैरामेथॉक्सी एनेलिन वाले, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबकी, ठीक है। मैं शॉर्ट में बना देता हूं बेंजीन को इस टाइप से, ठीक है। वैसे आप पूरा बॉन्ड स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना,
मैं इसलिए बना देता हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है। पैरा मिथॉक्सी एनिलीन, पैरा पोजीशन ये वाली होती है और यहाँ पर क्या है ऊपर एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, थोड़ा सा दूर दूर करके मैं नीचे बना देता हूँ। अब पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, बेंजाइल अमाइन, अगला कौन सा है, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, तो ये चारों की स्ट्रक्चर मैंने आपको लिए बना दिया है। अब तो आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए अगर मैंने चारों की स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है, क्योंकि मेन तो यही होता है ना, स्ट्रक्चर क्या आ रही है, स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए फिर तो आप ग्रुप क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या रेजोनेंस है, क्या प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, वो तो आप चेक कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ देखो एनिलीन पे, तो यहाँ एनिलीन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एनिलीन पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अब देखो इन सब में जहां जहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां पर भी डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा। तो सब जगह क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन इन तीनों में पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसमें कम होगी वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, यहां क्या है, प्लस आई इफेक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा कराया था कि बेंजाइल अमाइन, व्हाई बेंजाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है। कौन सा, डीलोकलाइजेशन वाला। यहां डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, इसलिए यही इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और अगर एसिडिक की बात होती तो ये सबसे कम एसिडिक होता। ठीक है, तो बेंजाइल अमाइन क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चंस है ना, ये आप याद कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अमीनो मीथेन। अब देखो मिथाइल अमीनो मीथेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहे हैं, इजी है, 1 मिनट का भी नहीं है, मतलब 20 सेकंड का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ मिथाइल अमीनो मीथेन का। तो देखो एक तो बना लूंगा मैं मिथाइल, ठीक है, एक बना लूंगा मैं अमाइन, ठीक है, और एक क्या बना लूंगा, एक और मीथेन, मीथेन के लिए CH3। तो ये क्या बन गया हमारा, CH3 NHCH3, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 का होल टू वाइज NH, इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन में हमें इस टाइप से दे रखा है CH3 का होल टू वाइज CHNH2, तो उस टाइप से करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। या ऐसे भी देखो मिथाइल और मिथाइल, यानी कितने कार्बन हो गए, एक मिथाइल में 1 कार्बन और 2 मिथाइल में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आने चाहिए थे, यहाँ पर वही तो चेक करना था, तो एक ही ऑप्शन है C। ठीक है, तो थोड़ा सा IUPAC का भी नाम लग रहा होगा, क्या IUPAC नोमेनक्लेचर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये अमीन से रिलेटेड था इसलिए हमने इसे अमाइंस में रख दिया है। ठीक है, बट क्वेश्चन ये हाँ IUPAC से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथेरोइक KOH देन द प्रोडक्ट इज। ठीक है, इसमें देखो हमसे क्या पूछा गया है, प्राइमरी अमाइन है कोई, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं CH3 NH2, इस टाइप से ले लेता हूं, मैंने सिर्फ मान लिया RNH2, कुछ भी मान लो। ठीक है, प्राइमरी अमाइन मानना था, इसकी रिएक्शन कराओ CHCl3 प्लस KOH, क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो CHCl3, जहां पर भी Cl आ रहा है वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा, इसके 3 है, इसके भी 3 कर दो, 3KCl सबसे पहले बाहर कर दो, सबसे पहले क्या बाहर कर देंगे, 3KCl, गॉट इट। ठीक है, एक क्या बनने वाला है अब हमारे पास, देखो ये सारी चीजों को ना आपको बहुत ही सिंपल वे में समझना है। ठीक है, सिंपल वे में जितना समझोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो ये हो गया हमारा 3KCl बाहर, यहाँ पर H2O भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक H2O बाहर हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस आप करके देख लेना। ठीक है, और क्या बनेगा CH3CN, इस टाइप से, मतलब वो NC आएगा, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ N के साथ C आके अटैच होगा तो CH3NC। ये देखो ना CH3N के साथ ये वाला कार्बन आके जुड़ेगा CH3NC, तो यहाँ पर साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड ग्रुप बनना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बनना क्या चाहिए, आइसोसाइनाइड। रिएक्शन को बैलेंस हम करते रहेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, CH3NC बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ 3OH है तो कम से कम 3H2O बनेगा, ठीक है, वही हमने कर दिया। अब रिएक्शन को बैलेंस आप करते रहना। कैसे करना है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, 3 और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, ठीक है, तो बैलेंस भी है, तो आइसोसाइनाइड हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसमें साइनाइड भी दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, इसमें साइनाइड भी, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। ये वाला N इससे डायरेक्टली जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NC, यानी कि आइसोसाइनाइड। अगर CN रहता तो साइनाइड, अगर NC है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आपके थोड़ा कम आते हैं वैसे, लेकिन अगर आ जाए तो कैसे करना है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 180 इज, एक सेकेंड, अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 180 इज एसिलेटेड विद CH3COCl टू गेट अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 390, ठीक है। द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड इज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 180, अब ये 180 किसके लिए दिया है वो हमें पता नहीं है, वो एक एसिलेटेड ग्रुप है, मतलब मान लो ये एक NH2 ग्रुप है, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ, ठीक है। ऑन रिएक्शन जो भी बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, ठीक है। जो कंपाउंड एसिलेटेड हुआ है ना इसके साथ, उसका मॉलिक्यूलर मास 180 है, ठीक है, एंड विद मॉलिक्यूलर मास 390, और जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 390 आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ बता रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और पूछ रहे हैं कितने अमीनो ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होंगे, मतलब हम तो 1 मोल का बना लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स उसमें अटैच्ड होंगे, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस निकालो पहले, तो टोटल डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तभी तो पता चलेगा टोटल कितना आ रहा है। टोटल डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास कितना है, 390 माइनस 180, दैट मीन्स 210, ठीक है। ये तो हमारा आ गया टोटल डिफरेंस, एक चीज, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन होने पे क्या बनेगा हमारा, तो यहां पर बनेगा देखो CH3CONH2, या माइड टाइप का हमने बना लिया CH3CONH2, ठीक है। C वैसे डबल बॉन्ड पे ऐसे अटैच्ड होगा, यहाँ पे ऐसे CH3CONH2 इस टाइप से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो बाहर क्या निकल गया, HCl निकल गया, यहां से H बाहर निकला, ठीक है, HCl बाहर निकलेगा ना, Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से एक H, ये NH आना चाहिए, या छोड़ो, एक H बाहर हो रहा है, ठीक है, और एक Cl बाहर हो रहा है, ठीक है, उसको हमें नहीं देखना है। तो यहां से एक Cl निकल गया और यहां से एक H निकल गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान रखो। और कितना बचा हमारे पास, CH3CO बचा, क्या CH3CO, या फिर एक और हाइड्रोजन माइनस करो तो CH2CO बचा, CH2CO बचा हमारे पास, ठीक है। अब CH2CO का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, देखो 12 + 12 + 16 + 2 कितना आया, 24 और 16 40, 40 + 2 42, ठीक है। तो ये कितना आया हमारे पास, जो बचा हुआ आया हमारे पास 42 आ गया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स निकालो, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया आपका। नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप निकालो, तो जो टोटल डिफरेंस है वो कितना है 210, और ये कितना आया 42, कितना आया 42 5 जा 210, तो 5 नंबर्स ऑफ अमीनो ग्रुप्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। एक और बार समझ लेते हैं, देखो ये वाली रिएक्शन करवानी थी हमें, और इसमें क्या प्रोडक्ट बना वो सब देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें से एक H जाएगा, यहां से एक Cl जाएगा, तभी तो HCl बनेगा। इसमें से एक H जाएगा और यहां से एक Cl जाएगा, मान लो H यहां से गया, Cl यहां से गया, तभी तो जाके -HCl बाहर होगा, और तभी जाके ये जुड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके ये जुड़ेंगे, ठीक है। ये NH लिख लो, एक H बाहर निकल गया ना, ठीक है। तो एक H बाहर निकला इसमें से टोटल रिएक्शन में से क्या क्या बाहर निकला, H बाहर निकला है और Cl बाहर निकला है, तो बचा क्या CH2CO, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तो कार्बन कार्बन 24, ठीक है, 12 12 24, 24 और 2 26, 26 और 16 44, ठीक है। ये मैंने करके दिखा दिया ना आपको पूरा, 42, ठीक है, 24 24 और 2 26, 26 और 16 42 42 आएगा,
ठीक है। और टोटल डिफरेंस इन मोलिकुलर मास क्या आ रहा था जो बना और जो था, 390 माइनस 180 210, ठीक है। अब ये जो टोटल डिफरेंस आ रहा है उसमें से ये जो हमारे पास बचा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आ जाएगा, वही हमने निकाला है। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी 5। देखो अभी हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा सा ये जो अमाइंस के क्वेश्चन थे थोड़ा सा लेवल हाई था, ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा हमने डिफिकल्ट रखे थे, वैसे मॉडरेट ही बोलूंगा, इतने डिफिकल्ट भी नहीं, पर हाँ जेईई मेंस के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन थे। अब हम आने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। इसके हमारे क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिकली आपकी इजी ही होती है, आप उसको याद नहीं करना चाहते, बदनाम कर देते हो उसको कि डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज। अब ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नॉट करेक्ट मतलब क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है, ठीक है ना। अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, वही हमारी आंसर होगी। जो सही है उसको हम राइट नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, गलत आंसर चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या मतलब, जो पीरियोडिक फंक्शन की है वो एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करेगी। हाँ सही बात है, लेकिन ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट चाहिए, ठीक है। ये तो सही बात कह दी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये तो हमें पता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स, हाँ ये भी सही है, लेकिन काट दो, क्यों काट दो, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना। थर्ड वाले पे आओ। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स, 3d और 3p ऑर्बिटल्स बिफोर 4s ऑर्बिटल। चलो चेक करते हैं क्या ये बात सही है, एक बार चेक भी तो करें। जैसे मान लो मैं स्कैंडियम लेता हूं 21 स्कैंडियम का, ठीक है, क्या लिखेंगे इसके लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ऐसे ही लिखते हैं ना हम, कभी भी ऐसे थोड़ी लिखते हैं 3d1 4s2, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। लेकिन 4s2 पहले किस में भरते हैं, 4s में। हाँ निकालने की बारी आती है जब इसमें प्लस चार्ज आ जाए, प्लस 2 आ जाए, तो सबसे पहले हम s में से निकालेंगे, लेकिन लिखते तो ऐसे ही है ना, पहले p के बाद डायरेक्ट में थोड़ी चल जाएंगे 3d में, डायरेक्ट पहले कहां जाएंगे, 4s में जाएंगे। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, ये कह रहे हैं कि 3d ऑर्बिटल्स में 4s से पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जो कि क्या हो गई, गलत, और जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी ना। अब लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स एज वी गो अलोंग अ पीरियड। बिल्कुल सही बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पीरियड के अलोंग जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, और पीरियड के अलोंग जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो डायरेक्टली क्या कहते हैं, इंक्रीज हो ही रहा है। जैसे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 8 9 देन नियोन, ठीक है, तो वो तो हो ही रहा है ना। तो ये भी सही है, मतलब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना आपको आता है, ऑफ-बाउ का नियम भी आपको पता है, ठीक है ना। Mg2 पॉजिटिव का देखो, मैं एक एक करके दिखा देता हूं आपको, फिर भी Mg2 पॉजिटिव का क्या होगा, देखो मैं सिंपली लिखूंगा, ठीक है, 1s2, इसका तो पूरा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 में से क्या होंगे, 3s2 में 0 हो जाएंगे, क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे वो हमने 3s2 में से निकाल लिए। कितने हुए, 1s2 2s2 2p6, यानी p में तो सारे भरे हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो p सब शेल में सारे फिल्ड है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो ये तो कतई सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, इसमें तो 0 है, तो ये तो पहली काटो। नेक्स्ट चेक करो Fe2 पॉजिटिव, इसका क्या होता है, देखो आर्गन 18, मैं लास्ट वाले लिख रहा हूं केवल, ठीक है, 4s 3d6। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे वो हमेशा 4s में से निकालेंगे, ठीक है, तो 4s2 की जगह क्या लिख दूंगा, 4s0 3d6, ठीक है, यही होगी ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे जल्दी बोलो ना, यही होगी ना,
हाँ तो बस 3d6। अब डी में कितने होते हैं? 5। ठीक है, 5 बॉक्स बनाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से मैंने बना दिए। तो पहले तो इन सब में भरो और एक यहां पर। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और 4 खाली है, तो 1 2 3 4 नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे। कितने रहेंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं दूसरे वालों में इससे ज्यादा किसी में तो नहीं है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, आर्गन 18। टाइटेनियम का कितना होता है? 22। ठीक है, 3 पॉजिटिव निकाल दो तो 4s में से जाएगा पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक डी में से जाएगा। यही आ जाएगी ना इसके लिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 s में से निकाले और एक डी में से निकाला। ठीक है, तो कितने बचे? 19। ठीक है, अब डी में एक ही है तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें तो 1 होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। ठीक है, अब लास्ट वेनेडियम का चेक करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होगी। ऑर्गन 18। ठीक है, ऑर्गन 18 और निकालने कितने? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 4s0 3d2, 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ डी में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अभी तक जो हम देख रहे हैं इन सब में, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है अभी तक? Fe2 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 0। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन बी, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है ना, समझ आ गया ना? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें थे? Fe2 पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज। अब देखो इन सब में मेरे को ऑर्डर बताना है किसका? रेडियाई का। ठीक है, रेडियाई आप सभी समझते होंगे, जो एटॉमिक नंबर है और फिर उसमें जो चार्ज आता है उसको हम प्लस कर देते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं Na पॉजिटिव, तो Na पे 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? दे दिया, डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इसमें देखो नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। क्या नाइट्रोजन से ज्यादा बोरोन की हो सकती है? नहीं। कैसे हो सकती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे 7 है, इस पे 5 है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो बी, F निगेटिव, O2 निगेटिव, N3 निगेटिव। अब इनको जरा कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनको जरा कंपेयर करो। देखो F निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 9, 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? सब पे सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, अब इसमें किसका चार्ज ज्यादा है वो देखना होगा कि किसकी सबसे ज्यादा रेडियाई रहेगी। तो चार्ज यहां पर किस पे ज्यादा है? फ्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे? जाहिर सी बात है नाइट्रोजन पे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन पे है। तो ये ऑर्डर होगा FON का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। तो रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। ये वाला भी गलत हो गया। देखो लिथियम की सोडियम से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी के आप ऑप्शन चेक करते रहना, पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी आप चेक करना। देखो मेहनत आपको ही करनी होगी, हम थोड़ा सा आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी सारा काम आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2 COO CaO H2O। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखनी है? एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, इतना हमारा चेक करने से ना काम हो जाएगा। आप सबको पता है CO2 क्या होती है? एसिडिक ऑक्साइड। CO2 क्या होती है? एसिडिक ऑक्साइड। जिसने P ब्लॉक नहीं पढ़ा है, P ब्लॉक में ग्रुप नंबर कौन सा वाला होगा? 13 14। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 14 आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन फैमिली वाला, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी एसिडिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है, बेसिक ऑक्साइड कौन सी है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये कम है, P ब्लॉक में ज्यादा आता है वैसे। ठीक है, और अब देखो H2O जो है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। H2O क्या है? ये एक तरीके से न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, ये है न्यूट्रल ऑक्साइड।
और CaO जो है, मैं 3 के बारे में बता रहा हूं आपको, ये हमारा हाईली बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, हाईली बेसिक ऑक्साइड। वैसे तो आपका CuO भी क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन ये हाईली बेसिक। तो सबसे कम जो एसिडिक ऑक्साइड होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी, कैल्शियम की, और सबसे ज्यादा CO2 की, ठीक है। और बीच में क्या होगी, H2O, यानी कि सबसे ऊपर CO2, फिर H2O, फिर CaO। तो ये ऑर्डर रहना चाहिए, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, CO2 की। यहां पर CO दिखा रहा है, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, CO2 के बाद H2O, CO2 के बाद H2O सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देखो। और सबसे कम CaO की है, ये भी बात करेक्ट हो गई, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कैसे करना था। सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक कौन होगी, CO2, उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी है, H2O, फिर CaO, CuO वो बाद में चेक करना है, ठीक है। तो ये वाला जहां पर भी आ गया ना, वो देखकर हमें क्लिक कर देना है आंसर को, ठीक है। तो देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स whose electronic configuration are given below, the one having the highest ionization energy। अब आयनाइजेशन एनर्जी आप सभी जानते हो, देखो ये मत कहना अब नहीं पता। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैंने बताया था P ब्लॉक एलिमेंट में कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना काफी है, बस इतना पता हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो किसको निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, या तो वो हाफ फिल्ड हो, इसके लिए भी हाई हो जाएगी, और जो फुल्ली फिल्ड है उसके लिए तो और भी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही चीज चेक कर लेनी है। यहां पर देखो P1 है तो इसकी हाई नहीं होगी, P2 है इसकी हाई नहीं होगी, देखो यहां लास्ट में P3 आ रहा है, यहां लास्ट में P3 आना है, तो आपको B और D में चेक करना है। किस में चेक करना है, B और D में, ठीक है। देखो नियोन का कितना होता है 10, 3s2 3p3, ये ऐसे ही पता लग रहा है। 15 किसके लिए होता है, फॉस्फोरस के लिए होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का साइज क्या है, कंपैरेटिवली दिस वन कम होगा, ठीक है। दोनों में क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स है, दोनों में क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स है, यानी हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इसमें भी हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये 4p बोल देते हैं, इसको कौन सा 3p बोल देते हैं। अब देखो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट के वाला आ गया ना, 3D आ चुका है। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ होनी चाहिए, जो छोटा है, यानी कि 3p में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी ना दिया होता, कुछ और दिए होते सब जिसमें हाफ फिल्ड नहीं होता, तो हम इस वाले को रख सकते थे, ठीक है। अब देखो असर्शन टाइप क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया था असर्शन टाइप क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। वो आपको बहुत आराम से और बहुत ही ज्यादा समझकर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो असर्शन ए, क्लोरीन हैज अ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब फ्लोरीन से ज्यादा कैसे होती है, आप तो कहते हो कि साइज ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे डिक्रीज होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, वो सॉरी साइज नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है और ऐसे डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई क्लोरीन हैज हायर देन फ्लोरीन, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रीजन पढ़ो, फ्लोरीन हैज अ स्मॉलर एटॉमिक साइज देन क्लोरीन, लीडिंग टू ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, रीजन एकदम करेक्ट दिया है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल वही रीजन है, ठीक है। तो यहां पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब आप पढ़ लो। हाँ देखो ये सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। तो समझ आ गया आपको मैंने क्या समझाया आपको, कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ज्यादा होती है क्लोरीन की, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण वहां पर ज्यादा हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में बोला गया है द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हेलोजेंस इन द सेम पीरियड। गलत,
ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये कैसे हो सकता है कि नियॉन की क्या एटॉमिक साइज जो होगी, एटॉमिक रेडियस होगी, वो कम होगी फ्लोरीन से? नहीं, ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है ज्यादा होगी एटॉमिक साइज, ठीक है ना। एटॉमिक साइज ऐसे बढ़ता है ना और ऐसे डिक्रीज होता है नीचे जाने पर, ठीक है। ऐसे जाने पर भी, ऐसे जाने पर वैसे डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं नोबल गैस होती है, ये आप याद रखना, उनका एटॉमिक साइज हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। इनके पास हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फुल्ली फिल्ड होते हैं। जैसे नियॉन का भी अगर आप चेक करें 10 तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, सो दैट्स वाई क्या होगा, नियॉन की सबसे ज्यादा होगी। और क्या होता है आपका, रुको, इस टाइप से ऑर्डर होना चाहिए ना आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का, ठीक है। तो ये असर्शन क्या है, फॉल्स है। असर्शन क्या हो गया, फॉल्स। अब रीजन पढ़ो, नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स रिजल्टिंग इन अ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन शेल्स है, ठीक है, विच पल्स द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, रीजन तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन उसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो फॉल्स है असर्शन। तो इसमें हमें जहां पर भी असर्शन फॉल्स होगा वो वाला रीजन ढूंढना है। यहां पर ऐसा कोई रीजन नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन यहां पर असर्शन फॉल्स होगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है, असर्शन इज फॉल्स। यहां पर एक में दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ असर्शन रॉन्ग होगा, तो वो आप देख लेना अगर ऑप्शंस में नहीं है। वैसे तो पता नहीं क्यों नहीं दिया, होना तो चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन दैट ऑफ सोडियम। बिल्कुल सही बात कही, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की सोडियम से ज्यादा होती है और सेकंड सोडियम की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना चुका है, अब वो दोबारा से नहीं देना चाहता। कैसे, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली दे देगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये +1 पे स्टेबल होता है, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये 1 देके 10 पे आ जाएगा, ये 1 देके किस पे आ जाएगा, 10 पे। क्या बना लेगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया इसका, p ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया। तो इसने क्या कर लिया, अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल कर लिया। और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो सेकंड वाली होगी वो सोडियम की ज्यादा होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाली किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की। क्यों, ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब रीजन पढ़ो, सोडियम हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाइल मैग्नीशियम हैज अ पार्शियली फिल्ड 2p सबशेल आफ्टर द फर्स्ट आयनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, रीजन भी करेक्ट जो अभी मैं बता रहा था, और असर्शन भी करेक्ट। तो यहां क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आ गया कैसे हुआ। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देके +1 स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की, और सेकंड सोडियम की ज्यादा होगी, क्योंकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से देगा या नहीं देना चाहेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सीरीज आज ही इसी के साथ समाप्त होती है और 150 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं पूरी केमिस्ट्री में से जो हमने उठाए थे जेई के लिए। और ये 150 क्वेश्चंस आपके मदद के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि आपकी वजह से ही मोटिवेशन मिलती है हमको काम करने के लिए। और ये 150 क्वेश्चंस आपके जरूर काम आएंगे रिवीजन के लिए। अगर आपने आज से वीडियो देखना स्टार्ट किया तो आप पिछला डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोस आप कवर करो, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, और कोई भी वीडियोस 1 घंटे से ज्यादा की ज्यादा है नहीं, तो आप ये 10 वीडियो 10 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप एक ही दिन में सारी वीडियो देख लो, 10 के 10 घंटे बर्बाद कर दो, तो वो भी सही नहीं है। 10 घंटे एक ही वीडियो देखो,
है ना, आप 2 दिन 3 दिन में डिवाइड करके इसको देख सकते हो। इसमें हमने इस सीरीज में अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स को उठाकर एक सीरीज बनाई, एक समागम बनाया कि जिसमें हम आपका शॉर्ट रिवीजन करा सके, क्विक रिवीजन करा सके, इसी होप के साथ कि आपका रिवीजन हो सके। तो आज 150 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आगे हम मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई सीरीज या फिर नए चैप्टर्स, या फिर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विराम लेना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, और अगर नहीं मन करता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।